आपने इब्तिदाई मरहले में कहा एडवोकेट साहब कि मैं किसी को तनकीद नहीं करा, लेकिन आप तनकीद करे जा रहे हैं। आप सवाल पूछते जा रहे हैं तो तनकीद तो करूंगा ना। ये तनकीद नहीं, फैक्ट्स है। जम्मू कश्मीर के अवाम को नंगा किया गया था, मैं ये कहता हूँ नंगा किया गया था। जिसके बाप ने शायद बैंक लोन करके या अपनी ज़मीन बेच के अपने बच्चे को PhD कराया है या MSc कराया है, वो ऊपर बंद कमरे में नशा कर रहा है। जिसकी आमदनी 2000-2500 महीने की नहीं है, लेकिन उसकी बिजली बिल 2000-2500 आती है। नॉर्थ कश्मीर में जब तब्दीली हुई, अगर नॉर्थ कश्मीर में 60% वोट पड़े, मैं तवक्का करूंगा कि साउथ कश्मीर के 80-90% वोट डालेंगे। ये नहीं देखा कि इसके पास कोई सियासी बैकग्राउंड है, इसके पास पैसे हैं। मैं आम घर से आता हूँ, एक एवरेज फैमिली से आता हूँ, मैं एक छोटा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। लेकिन हमारे लीडर चूंकि उनके शायद उनके पास जो विजन है, अगर कोई छोटा लीडर होता ये कदम नहीं उठाता। खानदानी राज के खिलाफ होना चाहिए। डेमोक्रेसी में खानदानी राज नहीं चलता है, मेरिट पे मिलना चाहिए। आखिरी पार्लिमानी निशस्त जनूबी कश्मीर की अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त, जिस पर 25 तारीख को नजरें मरकूज हैं और 25 तारीख को बाज़ाब्ता वोट डाले जाएंगे। बड़े चेहरे आपस में मद्दे मुकाबल। PDP की सदर और अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती भी मैदान में। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ और इसके साथ साथ अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास। उधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एक बहुत नामवर चेहरे मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, कुछ ही लम्हे बचे हैं कैंपेनिंग को लेकर, किस तरीके से तैयारियां हैं? बड़े बड़े चेहरे आपस में मद्दे मुकाबल हैं, तो आपकी तैयारियां कहाँ हैं? क्या कुछ इरादे हैं? क्या मजबूती है? कैसी फॉर्म है आपकी? आज हम बड़े चेहरों को बालाए ताक रखें। अगर आपने बड़े चेहरों की बात रखी, बड़े चेहरे आज बालाए ताक रखें। छोटे चेहरे आम लोग वोट डालते हैं, और एक छोटे चेहरे को आम घर से जो लड़का आता है, सियासी वर्कर आता है, उसको मौका मिलेगा। मैं तवक्का करूंगा कि आज हमारे वोटर, हमारा यूथ सोच समझकर अपना वोट का इस्तेमाल करेगा। गुजारिश सिर्फ इतनी रहेगी, शायद हम हर जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां पर भी पहुंचे हमने तनकीद वाली सियासत नहीं की। मैंने हमेशा इंटरव्यूज़ में भी, अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी यही बात रखी कि जनाब, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साउथ कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबर जनाब हसनैन मसूदी साहब ने आपका अच्छा काम किया, आपके तवक्कात पे काम किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एक मौका दें। जी। अगर आपको लगता है कि PDP की जो हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा है, अगर उन्होंने अच्छा किया कि BJP और RSS को जम्मू कश्मीर में लाया, उनको और एक मौका दें। अगर आपको लगता है कि आम घर के लड़के को, जिसको ये पता है कि उसके हमसाया का पावर फीस, बिजली फीस 2-2.5 हज़ार जा रहा है, लेकिन उसकी आमदनी उतनी नहीं है, अगर आपको लगता है कि हमारा जो हमसाया है MSc MAd करके PG करके घर में बैठा है, तो उसको इस बेरोज़गारी से प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे बेरोज़गार हैं जिन्होंने खुदकुशी की, तो बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम वोट दें। अगर आपको लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, टूरिज़्म को बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो आज हम मुद्दों पे वोट मांगें और मुद्दों पे वोट दें। तो आपको लगता है कि किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने आपके साथ इस्तेसाल किया है, तो मौका 5 साल में आपको एक बार मिलता है। आप उस पार्टी, उस लीडर के खिलाफ वोट का इस्तेमाल करें। एक मौका अगर दिया है तो दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। आपने सही बात कही, बड़े लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको मौका मिला है, उनकी पार्टीज़ को भी मौका मिला है, तो एक आम घर से आए हुए एक पॉलिटिकल वर्कर को मिलना चाहिए। और मैं इन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा, वो टीम वाली बात नहीं करूंगा, किसी को तनकीद नहीं करूंगा कि 50 साल इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ बेरोज़गारी के बारे में बात करें। एडवोकेट साहब, आप ने DDC का इलेक्शन लड़ा है और इस वक्त भी आपके लिए इलाके नए हैं, लोग नए हैं। क्या आप अपने बलबूते पे लोगों के सामने जा रहे हैं, उनसे वोट ले रहे हैं, या फिर अपने कायद गुलाम नबी आज़ाद के नाम? मैं फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता जनाब। मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का कैंडिडेट हूँ। मेरा चुनावी निशान बाल्टी है। बिल्कुल। तो मैं अपनी पार्टी को लेकर इलेक्शन में अभी हिस्सा ले रहा हूं। अपने कायद लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की कारकर्दगी को बताकर लोगों से वोट तलब कर रहा हूं कि जनाब, जैसे हमारे लीडर ने पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019
बात रखी, उससे पहले बात रखी, मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरीके से आपकी नुमाइंदगी करूं। मैं यहाँ के लीडर्स को चैलेंज करता हूं कि वो बताएं, मियाँ साहब बताएं कि हम ऐसे ही आपकी नुमाइंदगी करें जैसे हसनैन मसूदी साहब करते। नहीं कह सकते। अगर कहेंगे जमानत जब्त होगी। पीडीपी ये कहे कि हमने जिस तरीके से पिछली बार आपकी बात की, मिल्क और टॉफी की बात रखी, हम वैसे ही सियासत। आपने इब्तिदाई मरहले में कहा एडवोकेट साहब कि मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आप तनकीद करे जा रहे हैं। आप सवाल पूछते जा रहे हैं तो तनकीद तो करूंगा ना। ये तनकीद नहीं, फैक्ट्स है। फैक्ट्स एक होता है एलिगेशंस। क्या पीडीपी ने बीजेपी और आरएसएस को यहाँ पर नहीं लाया? अब मानते हैं लाया। और ये तो आप सहाफ़ी हैं, आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। लाया तो उन्होंने। आप मिल्क और टॉफी, आप सहाफ़ी भाइयों ने ही पूछा था कि जनाब यहाँ के लड़कों पे जो अंधे हो जा रहे थे, 8 साल 9 साल के लड़के जो कब्रों में दफन किए जा रहे थे, जब उनसे आप सहाफ़ी भाइयों ने सवाल पूछा था कि जनाब जम्मू कश्मीर के अवाम पे जुल्म हो रहा है, तो आपने क्या कहा था उस टाइम? मैडम ने यही कहा था कि क्या ये बच्चे मिलिट्री कैंप, आर्मी कैंप मिल्क लाने, टॉफी लाने जाते हैं? आज आप बोलते हैं कि जनाब आप आज इस जुल्म के खिलाफ बात करेंगे। इनके जुबान से ये शोभा नहीं देता है। एडवोकेट साहब, कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे लगे, जो एलिगेशन अपनी पार्टी पे लगे, तो आपने इन दोनों पार्टियों को सपोर्ट करने के बजाय इंजीनियर रशीद को क्यों सपोर्ट किया? जो भी ऊपर वाला करता है हमेशा लोगों के लिए भी ठीक होता है और हमारे लिए भी ठीक होता है। यहाँ की पार्टीज़ को जवाब मिलता था और मैं उस ये वाली बात की, वो ए टीम है, वो बी टीम है, यहाँ सारी ये टीम्स रही हैं। उमर साहब पहले गए जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे बीजेपी के साथ, तो ए टीम वो हुए। फिर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बीजेपी के साथ चीफ मिनिस्टर बने, वो बी टीम हुए। फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा सी टीम वो हुई। फिर डी टीम का ऐलान आज बीजेपी ने खुद किया कौन है। लेकिन मैं उन मुद्दों पे बात नहीं करूँगा, ना मैं उन मुद्दों पे वोट मांगूंगा। ये लोग बिल्कुल दानिशमंदाना है, उनको पता है कि वोट कैसे करना है। सिर्फ गुजारिश ये रहेगी कि वोट का आप इस्तेमाल करें। 5 साल में आपको एक मौका मिलता है, अपने मतदान का, अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर आप करें। ये गुजारिश रहेगी। नॉर्थ कश्मीर में जब तब्दीली हुई, अगर नॉर्थ कश्मीर में 60% वोट पड़े, मैं तवक्का करूँगा कि साउथ कश्मीर के 80-90% वोट डालेंगे। जिस दिन यहाँ का नौजवान तबका वोट डालेगा, जिस दिन वो हमारे भाई जो कि वोट नहीं डालते हैं वो वोट डालेंगे, उस दिन यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज, चीफ मिनिस्टर 5-10% वोट्स पे बनते थे, एमएलए एमपी 5-10 वोट्स पर बनते थे, उस दिन यहाँ की जमातों को, ट्रेडिशनल जमातों को, ट्रेडिशनल लीडर्स को छोटी हो जाएगी। आप खानदानी राज के खिलाफ हैं? खानदानी राज के खिलाफ होना चाहिए। डेमोक्रेसी में खानदानी राज नहीं चलता है, मेरिट पे मिलना चाहिए। अगर किसी के पास मेरिट है, मैं आपको अपनी बात करूंगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, आपने सही फरमाया, मैं एक छोटा पॉलिटिकल वर्कर हूं, लेकिन हमारे लीडर चूंकि उनके शायद उनके पास जो विजन है, अगर कोई छोटा लीडर होता ये कदम नहीं उठाता। एक आम घर से आए हुए एक छोटे पॉलिटिकल वर्कर को मौका मिल रहा है। तो मुझे जो अपनी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जब इस सारी चीज़ों पे बात गहराई से देखता हूँ, मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने शायद इसलिए मौका दिया कि इस लड़के में ये बात कल रख सकता है। वकालत हाई कोर्ट में की है, वकालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की है, तो बात अपनी रख सकता हूँ, शायद इसलिए मौका मिला। मेरा ये नहीं देखा कि इसके पास कोई सियासी बैकग्राउंड है, इसके पास पैसे हैं। मैं आम घर से आता हूँ, एक एवरेज फैमिली से आता हूँ। इन चीज़ों को देखकर तो छोटे लीडर, छोटे सोच वाले शायद ये स्टेप नहीं उठाते, ये कदम नहीं उठाते, जिसकी सराहना यहाँ के नौजवानों को ज़रूर करना चाहिए। आज मुझे मौका मिला, कल आपको भी मौका मिल सकता है। जी, तो एडवोकेट साहब, दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात हुए और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो किस तरीके से देखते हैं इस अमल को? क्योंकि 1996 के बाद लोगों का बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लेना एक बहुत बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि मरकज़ी सरकार ये समझती है कि दफ़ा 370 की पास टू चेंज। मुझे लगता है कि ये गुस्सा है किस चीज़? यहाँ की जमातों, चाहे वो 370 की मनसूखी की बात हो या यहाँ पर जो हमारे सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हो। आप देखें, मैं एक्सपेक्ट करता था कि कम से कम 60% क्रॉस कर जाएगा। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, किसी दुकान पे आप जाते थे तो तनकीद चलती थी कि जनाब हमने फ़ारूक साहब को वोट दिया, वैसे पार्लियामेंट मेंबर, उन्होंने हमारी बात नहीं रखी।
बीजेपी ने हमसे 370 लिया। नॉर्थ कश्मीर में एक पॉजिटिव चेंज इसलिए देखी जा रही थी कि वहाँ पर एक इंजीनियर रशीद साहब जो हैं उनको बंद रखा गया, उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपने वोटर्स के पास जाएं। अगरचे हमारे भाई वहीद परा साहब पे भी वही इल्ज़ाम थे, उनको आपने रिहा किया, वो अपने वोटर्स के साथ मिलते रहे, अपनी पॉलिसी वाजे करते गए, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब को मौका नहीं मिला। और वहाँ पर बीजेपी का आशीर्वाद किसको था मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ पर हमें लगा कि इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करना चाहिए और हमारी पार्टी ने बिल्कुल सपोर्ट किया। चाहे वो हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर उनका सपोर्ट किया, जितने भी हमारे वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स थे। एक चेंज मुझे दिख रही है नॉर्थ कश्मीर से। बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि साउथ कश्मीर के लोग भी आज अपने मतदान का, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जो हमसे 370-35 से लिया गया, इसके लिए भी वोट डालेंगे। जो हमारे मसूदी साहब हैं, अगर यहाँ के लोगों को लगता है कि अच्छा काम किया तो बढ़ चढ़कर उनको वोट दें, एनसी को वोट दें और कामयाब करें। अगर लगता है कि अच्छा काम नहीं किया तो आप खुदा के लिए आज उनको रोकें, उनके खिलाफ वोट दें। अगर एडवोकेट साहब एमपी बन जाते हैं तो क्या सबसे पहले आप करेंगे? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान करती हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी वजह से लोगों को आसानी मिलनी चाहिए? मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो यहाँ पर बेरोज़गारी है, जो हमारे बेरोज़गार नौजवान नशे की लत में पड़े हैं, जिसके बाप ने शायद बैंक लोन करके या अपनी ज़मीन बेच के अपने बच्चे को पीएचडी कराया है या एमएससी कराया है, वो ऊपर बंद कमरे में नशा कर रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन बेरोज़गार नौजवानों की बात वहाँ रखूँ। दिस विल बी माई टॉप प्रायोरिटी। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो निज़ाम अभी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हमारे पास पोस्ट कोविड, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, पोस्ट कोविड 370 एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर जो आम लोग हैं वो फाइनेंशियली बड़े मुसीबत में पड़े हैं। तब्दीली नहीं आई, नहीं आई। आज जो हमारा दोस्त, जो हमारा ज़मींदार भाई, जो हमारा दुकानदार भाई या इवन मुलाजिम भाई, जिसकी आमदनी, जिस बाग वाले की, जिस ज़मींदार तबके से या आम घर से आते हैं, जिसकी आमदनी 2000-2500 महीने की नहीं है, लेकिन उसकी बिजली बिल 2000-2500 आती है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस महंगाई के बारे में बात करूं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम पानी के बारे में बात करें। मेरी कोशिश रहेगी कि हम सड़कों के बारे में बात रखें। हम वही लोगों को बताएं कि जो हम कल वहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आज मैं अपनी जितनी भी हमारी हरीफ जमातें हैं, बड़े मायूस हरीफी जमातें हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा। उन्होंने तो पहले ही यहाँ के बेरोज़गार लड़कों को चुप कराया कि आज जनाब बेरोज़गारी के बारे में सियासत नहीं होनी चाहिए। पोल के बारे में सियासत, पोल का मतलब है बिजली फीस, इसके बारे में सियासत नहीं होनी चाहिए। सड़क के बारे में सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या जनाब, आज वो कहते हैं दोनों जमातें, मैं एनसी और पीडीपी की बात करता हूँ, इसलिए मायूस हूँ कि किस मुँह से वो अपने वोटर से वोट मांग रहे हैं कि आज जनाब हम तशख़्ख़ुस की बात करेंगे। तशख़्ख़ुस हमारा 5 अगस्त 2019 छीना गया था। जम्मू कश्मीर के अवाम को नंगा किया गया था। मैं ये कहता हूँ नंगा किया गया था। उस दिन आपने बात क्यों नहीं की पार्लियामेंट में? अगर आपके 3 पार्लियामेंट मेंबर्स थे, यही महबूबा जी ये जो कहती है कि जनाब ये मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि बीजेपी और आरएसएस को यहाँ पर लाना था, क्या इनको नहीं पता था कि जब बीजेपी के पास एक पार्लियामेंट मेंबर भी था और जब उनकी फुल मेजॉरिटी थी, उनका एक ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हम अगर पावर में कभी आते हैं, हमने 370 और 35 यहाँ से लेना है। फिर इत्तेहाद क्यों किया? आज आप उन्हीं मुद्दों पे और एक बार यहाँ के लोगों से वोट लेना चाहते हो। खुदा के लिए ये बंद करें, ये ड्रामाबाजी आप बंद करें। यहाँ के लोग ऑलरेडी सियासत से उनका भरोसा ही उठ गया है। बिल्कुल। और आज जो मैं वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखता हूँ, उसमें मुझे तब्दीली दिख रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं साउथ कश्मीर की बात गेन करूँगा, क्योंकि साउथ कश्मीर से ही आता हूँ, अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, मैं दोनों कश्मीर खत्ते से या जम्मू खत्ते से जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे भी मुखातिब होकर ये गुजारिश करूंगा कि जनाब
अगर आपको लगता है कि सऊद कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी साहब ने आपके तबक्कात पे काम किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एक मौका दें, ये तनकीद वाली बात नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि पीडीपी ने अच्छा काम किया, कि पीडीपी ने यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस को लाया, आप महबूबा जी को और एक मौका दें। अगर नहीं तो हम इन बड़े चेहरों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो फिर अगर हमें मौका मिलता है, हमें एक बार आजमाएं आप। अगर अच्छा काम किया तो पार्टी को और एडवोकेट साहब, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसी वजाहत में जानना चाहूँगा। जब भी इलेक्शंस की कैंपेनिंग होती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को तनकीद कर रही है, दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी को तनकीद कर रही है, आम लोगों को मंशूर के हवाले से नहीं बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस ने आम लोगों को परेशान कर दिया, तज़्ज़ुब में डाल दिया। किस तरह देखते हैं? मैंने यही अर्ज आपको किया। मैंने अपनी जितनी भी हमारे सियासी जमातें हैं यहाँ पर, बिलखुसूस यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं बीजेपी और कांग्रेस से कोई तवक्का नहीं करता। वो नेशनल पॉलिटिक्स वाली जमातें हैं। मैं यहाँ की जमातों से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए हम उन मुद्दों पे बात करें जो यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल। उनको आपके ख़ानदान से क्या करना है? मैं आपसे, आपके ज़रिए इन जमातों से पूछना चाहता हूँ, आप इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ना हमें इंडिया ब्लॉक कुछ देगी ना एनडीए ब्लॉक कुछ देगी। अगर इन दोनों ब्लॉकों में कोई भी ब्लॉक ये बोले कि हम 370 वापस देंगे, मैं उस ब्लॉक को सपोर्ट करूंगा, नहीं तो न्यूट्रल रहूंगा। आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करेंगे, दोनों इंडिया ब्लॉक में हैं, फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? लोगों को क्या समझ के रखा है जनाब? अगर दोनों जमातें एक ही ब्लॉक में है, एक भी प्लेटफॉर्म पे है, अगर इंडिया ब्लॉक की बात करूंगा, जिस दिन हमसे 370 छीना गया था, जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं, ये कहते थे कि जनाब हमारा जो पहला मुद्दा रहेगा 370 पे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी, शिवसेना, क्या उन्होंने वोट 370 के खिलाफ नहीं दिया था कि 370 ले लो? बीजेपी को अप्रिशिएट नहीं किया था? खुशियां नहीं मनाई थी? मिठाइयां नहीं बांट रहे थे? आज आप उनके साथ क्या कर रहे हो? अपनी कुर्सी बचा रहे हो, अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हो, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं कर रहे हो। अच्छा नहीं लगता कि हमेशा हम तनकीद वाली सियासत करें, मुद्दों पे बात करें। आप दो बार आपके पीडीपी की बात अगर करें, दो बार आप चीफ मिनिस्टर रहे। अगर एनसी की बात करें, शेख साहब से लेकर उमर साहब तक, फारूक साहब दो बार चीफ मिनिस्टर बने, शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो खुदा के लिए लोगों से मुद्दों पे, अपनी कारकर्दगी पे वोट मांगे। तो मैं कहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की जब मैं मीटिंग्स में जाता था, पहले अपने लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब की कारकर्दगी लोगों के सामने रखता था। खुदा के लिए ये भी कारकर्दगी रखे। खामियां रह सकती हैं, मसूदी साहब ने अगर 10 चीज़ें हैं, उसमें 2-3 खामियां हैं, 5 खामियां हैं, लेकिन 5 चीज़ें वो बताएं जो उन्होंने पार्लियामेंट में रखी। 370 के बारे में तकरीर एक दिखाए ना जनाब। फारूक साहब ये कहा कि मैं बंद था इधर, जब खुले फिर पार्लियामेंट में कौन से पहाड़ निकाले, कौन से पहाड़ तोड़े, कौन सी तकरीर की दिखाएं। आज लोगों को बेवकूफ ना। एडवोकेट साहब, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। उमर अब्दुल्ला ये मानते हैं कि वो कहते हैं कि मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मुल्क का नायब सदर की हैसियत से देखता था, लेकिन वो उमर साहब हार रहे हैं। लेकिन वो एक हाइट, सवाल मुकम्मल करने दीजिए ना। वो ये कहते हैं कि वो एक आसमान से ज़मीन पे आ गए, और जो मैं उस हैसियत से उन्हें देख रहा था कि वो मुल्क की नायब सदर की हैसियत से, लेकिन अब वो एक हल्के इंतखाबात के लीडर बन चुके हैं। आप मुझे फुल टास दे रहे हो, फुल टास पे छक्का ही लगता है। उमर साहब की आपने बात की, उमर साहब हार रहे हैं नॉर्थ कश्मीर से, तो वहां से इंजीनियर रशीद साहब जीत रहे हैं। तब्दीली आ रही है। 4 जून का इंतजार है साहिब। जनाब, जो 20-15% से लेकर आपने 60% वहाँ वोटिंग देखी, वो सारे लोग इंजीनियर रशीद के साथ थे। यहाँ पर भी तब्दीली होगी इंशाल्लाह। रही बात, मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को अप्रिशिएट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। सही कहा आपने, वो बंगलों में सियासत नहीं करते हैं, ऐसी कमरों में सियासत नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, उनके तकारीर आप आज भी देखें। वो मैं उनकी तकारीर की तरफ आपको नहीं लेना चाहता। मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए घर घर, गाँव वो गए, देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या करना है। जो 2 साल और कुछ महीनों का काम उन्होंने किया, वो वहाँ पर ही रुका पड़ा है। कोशिश इंशाअल्लाह आने वाला हमारा चीफ मिनिस्टर अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब होगा, उस अमन को, उस तरक्की को वापस
उसी पटरी पे लाएंगे अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को मौका मिला, और मैं पूरी तवक्को करूंगा कि यहाँ के लोग दानिशमंदाना है, उनको मौका ज़रूर मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, ये थे हमारे साथ मौजूद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी 25 तारीख को नजर मरकूज़ हैं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त पर, जहां पर बाज़ाब्ता वोट डाले जाएंगे। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद सलीम परे साहब, और जो इस वक्त मेरे साथ खुसूसी बातचीत में मौजूद है। अब कुछ ही वक्त के बाद यानी कल से बाज़ाब्ता CRPC 144 नाफिज कर दिया जाएगा और जो कंपेनिंग का सिलसिला है वो इख्तिताम को पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। कश्मीर औरा के लिए मैं मंजूर डार।